जैसे कि 3 दिनों से कर्फ्यूज़ का माहौल था और 3 दिनों से जो हमारा इंटरनेट है वो भी पूरी तरह से बंद था। 2 दिन तो पूरा ही बंद था। कुछ दिनों तक तो हमने बहुत अपने कुछ पर्सनल काम किए और साथ ही साथ किताबें पढ़ी। लेकिन जब इंटरनेट हमारा बंद हुआ तो इसकी इम्पोर्टेंस को हमने समझा और ऐसे ही मैंने रेडियो ट्यून किया अपने मोबाइल पे और मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे मैंने देहरादून का एक रेडियो AIR रेडियो चैनल है, तो उसको मैंने अपने मोबाइल से सुना और उसमें काफ़ी जानकारियाँ मतलब मुझे मालूम चली। जैसे कि उस दिन 10 फरवरी था, संडे का दिन था और पल्स डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो उसके बारे में उन्हें बहुत अच्छी वार्ता, वो सारी चीज़ें हमें पता चली। साथ ही साथ हमने गाने भी सुने जो कि हमें मतलब कहीं न कहीं हमारे मतलब जो हम डिप्रेस हो रहे थे और क्या करें, क्या ना करें, ऐसी सिचुएशन पड़ रही थी, तो उसमें भी हमें कहीं न कहीं एंटरटेन किया, हमें अच्छा फ़ील कराया रेडियो ने। तो मैं कहूँगी रेडियो कभी भी हमारे साथ नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि रेडियो हमेशा, जब इंटरनेट नहीं था तभी भी रेडियो था और जैसे कि 3 दिन 2 दिन हमारा पूरा इंटरनेट बंद रहा, तब हमने रेडियो की इम्पोर्टेंस को समझा। ये हैं प्रीति शर्मा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आपने सुना कि हल्द्वानी में लगे 3 दिन के कर्फ्यू में जब पूरा इंटरनेट बंद रहा तो कैसे लोगों ने किताबें पढ़नी शुरू की, लोगों ने रेडियो ट्यून करना शुरू किया और जब इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद थी तो रेडियो ही वह राहत बन के आया जिसने न केवल लोगों को एंटरटेन किया बल्कि बहुत बेहतरीन चर्चाएं भी उनके सामने प्रस्तुत की। तो ये है रेडियो की असल ताकत। इस वक्त पे हम लोग मोबाइल के जरिए, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस कदर घिरे पड़े हैं कि हम महसूस नहीं सकते हैं कि जो संकट का समय होता है, उस वक्त जब सारे माध्यम फेल हो जाते हैं, जब बिजली की कनेक्टिविटी नहीं रहती है, उस वक्त पे केवल एक रेडियो होता है जो अंत समय तक लोगों के साथ रहता है। युद्धग्रस्त इलाकों के लोगों को ढाढ़स बंधाकर मानसिक संबल देने की बात हो, किसी भी तरह की आपदा में सूचना पहुंचाने की बात हो, हर जगह रेडियो सबसे अंत तक आपका भरोसेमंद साथी होता है। ये सब बातें आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन रेडियो का दिन है, रेडियो बिरादरी का दिन। रेडियो के स्वर्णिम अतीत को याद करते हुए, वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता पर बात करते हुए, भविष्य में उसके एक गतिशील भूमिका को इंगित करने का दिन। जी हाँ दोस्तों, यही इस बार की रेडियो दिवस की थीम भी है। विश्व रेडियो दिवस यानी कि 13 फरवरी का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने रेडियो की वर्षगांठ का दिन, जो कि 1946 में स्थापित किया गया था। तो यूनेस्को ने इस दिन को विश्व रेडियो दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया 2012 में। तब से लगातार इस दिवस की एक थीम तय की जाती है और पूरे दुनिया भर के लोग इस दिवस को विश्व रेडियो दिवस के तौर पर मनाते हैं। मनाने वालों में रेडियो प्रसारक भी होते हैं, स्थानीय रेडियो स्टेशन भी होते हैं और रेडियो के श्रोता भी होते हैं। इन तमाम लोगों को एक मंच पर एकजुट करने का काम विश्व रेडियो दिवस करता है। दोस्तों, माना जाता है कि दुनिया की 95% आबादी तक रेडियो की पहुंच है और ये दूर दराज के इलाकों, समुदायों और समूहों तक बहुत कम लागत में बिना किसी तामझाम के पहुंचने वाला सबसे सरल और सबसे सुलभ माध्यम है। तो दोस्तों, जब मैं रेडियो की बात कर रही हूँ तो आप सब में से एक तबका तो ऐसा होगा जो 40 साल से ऊपर का है। 40, 50, 60 साल के जो लोग हैं वो अपने समय के रेडियो के स्वर्णिम दौर को याद कर सकते हैं। उस पीढ़ी के वो तमाम लोग BBC को याद कर रहे होंगे, वॉइस ऑफ अमेरिका को याद कर रहे होंगे, रेडियो सिलोन को याद कर रहे होंगे, या फिर ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी के उन तमाम कार्यक्रमों को, विविध भारती जैसे कार्यक्रमों को, हवा महल जैसे नाटकों को याद कर रहे होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत दौर वो हुआ करता था। और 30 से 40 साल की उम्र के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि वो निजी प्राइवेट FMs को याद कर रहे होंगे, जो पहली बार रेडियो जॉकी जैसी शब्दावली को सामने लाया, जिसने पहली बार शहरी युवाओं की आकांक्षाओं को आवाज़ दी। तो पहली तरह के जो रेडियो थे उनकी शुरुआत अगर हम कहें तो 1927 से मानी जाती है और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। BBC की शुरुआत 1922 में हुई थी। वो अपने स्थापना के 100 साल मना चुका है 2022 में। तो ये थे तमाम सारे उस समय के मजबूत रेडियो के जो स्तंभ थे, पिलर थे। तो निजी FMs की अगर बात करें तो सबसे पहले 2001 में रेडियो सिटी जो है वो बेंगलोर से शुरू हुआ था।
ये प्राइवेट एफएम चैनल्स का कॉन्सेप्ट ही था कि जो बड़े शहर हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ पर जो युवा गैदर हो रखा है उसकी आवाज़ हमें बनना है और शहर की जो तमाम सारी विसंगतियाँ हैं उनको हमें दूर करना है। तो एक तरह से हम देखें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इंदौर, इस तरह के शहरों से ये निजी एफएम चैनल्स शुरू हुए और शहरों में जो एक तरह का तबका है, जो युवा है, जिसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, उसने कार में रेडियो को बजाना शुरू किया, उसको ट्रैफिक की जानकारियाँ मिली, उसको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिला, जो वो तमाम दफ्तरों में, तमाम पचड़ों में अपने दिमाग को जो एकदम इंगेज रख रहा था, उसको थोड़ा सा सुकून इन रेडियोज़ ने देने की कोशिश की। तो इन रेडियोज़ ने एक ऐसा नया युवा तबका पैदा किया जो अंग्रेजी ना किस्म का तबका था, जो जिसकी भाषा न तो शुद्ध हिंदी थी न जो शुद्ध इंग्लिश थी। तो एक नई भाषा इजाद हुई, इन रेडियोज़ ने एक नई भाषा इजाद की, एक नया युवा वर्ग इजाद किया और कई बार वल्गैरिटी की हद तक ये चैनल्स गए हैं। बेशक एक आवाज़ युवाओं की ये बने हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गंभीरता की बात करें, थोड़ा सा डिस्कोर्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा खालीपन दिखाई देता है इन रेडियोज के दौर में। लेकिन 2000 से ही भारत में सामुदायिक रेडियो की शुरुआत भी होती है। डॉक्टर श्रीधर को फादर ऑफ कम्युनिटी रेडियो कहा जाता है और तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय से अन्ना एफएम की शुरुआत सबसे पहले हुई। फिर एनजीओज को भी सामुदायिक रेडियो के लाइसेंस मिलना शुरू हुआ। तो वहाँ से हम देख रहे हैं कि पिछले 20-22 सालों में भारत में सामुदायिक रेडियोज़ ने एक बहुत अच्छी अपनी जगह बनाई है, अपनी पहचान बनाई है। और जो हम ग्रास रूट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो बेआवाज़ जो लोग हैं उनकी आवाज़ बनने का काम सामुदायिक रेडियो ने किया है। तो एफएम चैनल्स ने एक जो निराशा पैदा की थी, उस निराशा को भरने का काम कहीं ना कहीं सामुदायिक रेडियो ने किया है। सामुदायिक रेडियो की ऑडियंस वो युवा नहीं है, उसकी जो ऑडियंस है वो हाशिए पर के लोग हैं, वो बेजुबान लोग हैं, वो महिलाएं हैं, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। तो ये तमाम सारा परिदृश्य हम देख रहे हैं। उसके बाद अब जो नया दौर शुरू हुआ है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का है, वो पॉडकास्ट का है, वो डिजिटल रेडियो का है। तो पॉडकास्टिंग पर हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ लोगों से हमने बातें की हैं, उनको हम आप तक पहुंचाते हैं। तो पहले हम सुनते हैं रोहित जोशी को, जो डाइचे वेले और बीबीसी में रह चुके हैं। शॉर्टवेव रेडियो सर्विस के सबसे आखिरी पीढ़ी के कुछ पत्रकारों में मैं भी शुमार रहा हूँ। ये सौभाग्य मेरा रहा कि मैं बीबीसी हिंदी रेडियो सर्विस के साथ मैंने काम किया है। उसके सबसे आखिरी के सालों में एक तरह से कहना चाहिए। तो 2014 के बाद के सालों में मैं लगातार बीबीसी हिंदी रेडियो सर्विस के साथ जुड़ा रहा हूँ। तो रेडियो के साथ मेरा इस तरह का रिश्ता रहा कि एक तरह से वो रेडियो का डिक्लाइनिंग दौर था जिस वक्त में हम रेडियो की पत्रकारिता में आए। लेकिन हाँ, रेडियो का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है पूरा हिंदी पत्रकारिता, या कहना चाहिए कि ओवरऑल पत्रकारिता में जो जब अखबारों से होते एक नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ और न्यूज़ मीडिया की दुनिया जब रेडियो की तरफ आई, पहली बार टेक्नोलॉजी के जरिए, रेडियो के जरिए न्यूज़ मीडिया ब्रॉडकास्टिंग का कल्चर डेवलप हुआ और फिर एक बहुत ही रिच ट्रेडिशन रेडियो जर्नलिज्म का रहा है। अभी का जो दौर है एक तरह से उसी रेडियो के रिवाइवल का दौर है और अब इंटरनेट रेडियो की शुरुआत हुई है और पूरी दुनिया भर में जो पॉडकास्टिंग है, डिजिटल रेडियो है, वो धूम मचाए हुए है इस वक्त में। तो एक तरह से शॉर्टवेव रेडियो का जो जलवा था वो रेडियो के एक दूसरी शक्ल में, यानी अभी टेक्निकली तो ये रेडियो नहीं है लेकिन ये क्योंकि आवाज़ों के जरिए ये प्रसारण होता है तो इसलिए इसे अब भी रेडियो ही कहा जाता है। डिजिटल रेडियो या इंटरनेट रेडियो इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये इस तरह की एक बात है कि रेडियो का रिवाइवल है पॉडकास्टिंग के जरिए। तो हम एक ऐसे दौर में अभी रह रहे हैं। ख़ास तौर पर जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूरोपियन देश हैं, जैसे कि अमेरिका है और दुनिया के ऐसे देश जो जिन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, तो उन देशों में जो रेडियो है, जो डिजिटल रेडियो है, उसका ज़बरदस्त उभार आया हुआ है। लास्ट टाइम जिस तरह के आंकड़े आए थे यूरोप में, जो पॉडकास्टिंग की जो दुनिया है वो $4 बिलियन तक का माना जा रहा है कि $4 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। तो ये एक तरह से जो बिजनेस है रेडियो का, उसमें भी बड़ा दखल अब
पॉडकास्टिंग का रहा है। हालांकि अभी इंडिया में वो दौर अभी आना बाकी है जब लोग जो वीडियोस है उनसे थक कर अपने कानों की दुनिया में वापस लौटेंगे, जहां आप आवाजों से चीजों को समझते हैं, देखते हैं। तो ये दुनिया की शुरुआत इधर भी हो चुकी है, लेकिन अभी उस तरह का बूम हमारे पास हम नहीं कह सकते कि आ चुका है, जैसा कि यूरोप के देशों में आगे आ चुका है, जैसा कि अमेरिका में आ चुका है। तो अब अगला एक तरह से जो क्रांति इधर होनी है भारत में, वो रेडियो की दुनिया में होगी, डिजिटल रेडियो की दुनिया में होगी, पॉडकास्टिंग की दुनिया में होगी। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलग अलग चैनल्स हैं, जो अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं, उन लोगों ने अपने डिजिटल रेडियोज यानी पॉडकास्टिंग शुरू कर दी है। चाहे इसमें इंडिया टुडे ग्रुप हो, चाहे टाइम्स ग्रुप हो, चाहे छोटे छोटे ग्रुप्स भी अब एक तरह से डिजिटल रेडियो में आ रहे हैं, क्योंकि ये संसाधनों के लिहाज से बहुत ज्यादा आपके पास संसाधनों की जरूरत नहीं है। तो जैसे टीवी, अगर आपको एक टीवी न्यूज का कोई सिस्टम सेटअप खड़ा करना हो तो वो बहुत डिमांडिंग है, उसमें बहुत सारा खर्च होता है। लेकिन जो डिजिटल रेडियो है ये अकॉर्डिंगली बहुत कम खर्च में ये इसका सेटअप बन जाता है। तो होपफुली कुछ समय में इंडिया में ये चीजें बूम करेंगी और जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे अपनी जगह बनाएंगे। तो बहरहाल इंटरनेशनल रेडियो डे पर मेरी ओर से, एक रेडियो से जुड़े एक जर्नलिस्ट की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। तो कैसे आज मीडिया कन्वर्जेंस के दौर में एक माध्यम दूसरे में मर्ज हो गया है, लेकिन हर माध्यम अपने आप में जीवित है। जो हम चिंताएं जताते हैं बार बार कि अखबार ख़त्म हो जाएंगे टीवी के आने से, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से अखबार ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। हर माध्यम अपने पूरे वजूद के साथ मौजूद है और इस मोबाइल के अंदर, इस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर सब कुछ मौजूद है और नए नए फॉर्मेट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो पॉडकास्टिंग हालांकि भारत में बहुत देर से आई। अभी भारत के लोग वीडियो से अघाए नहीं हैं, ब्लॉगिंग से अघाए नहीं हैं। अभी तो एक तरह से शुरुआत यहाँ पर हो रही है। तो यूरोपीय देशों में, अमेरिकन देशों में, जहाँ हम देखते हैं कि पॉडकास्ट का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ लोग सुकून से पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, ऑडियो फॉर्मेट पसंद करते हैं। वहीं भारत में अभी वीडियो फॉर्मेट, ब्लॉगिंग अपने बूम पर है। तो अभी जब तक लोग वीडियो फॉर्मेट से अघाएंगे नहीं, मुझे लगता है कि रेडियो का दौर लौट के नहीं आएगा। तो पॉडकास्ट, जहां ऑडियो पॉडकास्ट भी बन रहे हैं, वहीं लोग यूट्यूब चैनल के जरिए पॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं। एक नया फॉर्मेट पॉडकास्टिंग का शुरू हुआ है जो बहुत ही अनौपचारिक है। मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरती पॉडकास्टिंग की यही लगती है कि वो बहुत फॉर्मल नहीं होते हैं। आप किसी मेहमान को अगर बुला रहे हैं बातचीत के लिए, तो इतनी इनफॉर्मल बातचीत होती है कि तबीयत खुश हो जाती है उस बातचीत को सुनकर। तो मुझे लगता है कि बहुत औपचारिक होकर काम नहीं चलेगा। कई बार हम देखते हैं कि आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो बहुत औपचारिक तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी को जिसकी डिमांड है, हंसी मजाक के साथ में थोड़ा सा रियलिस्टिक तरीके से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो अपनी बातचीत को जारी रखूंगी। उससे पहले हम सुनते हैं दीप पाठक जी को। दीप पाठक एक अलग नज़रिए से रेडियो को देखते हैं, बहुत अध्येता हैं, पिछले 2.5-3 दशकों से उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े रहे हैं। 90 के दशक में जब हम रेडियो सुना करते थे, तब रेडियो की बहुत ज़्यादा जो है स्वीकार्यता थी समाज में। मजदूर काम पर जाते तो अपना रेडियो साथ में लेके गाने सुनते हुए जाते। ये फलाने मेगाहर्ट्ज पर रामपुर स्टेशन है और विविध भारती के तो हम दीवाने हुआ करते थे। खासकर बीबीसी में महापारा सफदर और सकी नकी जामुई की जो सुस्ता आवाज़ थी, जिसको हम सपनीली आवाज़ कहते हैं। हम लोग रेडियो में नाटक सुनते, गीत सुनते या वार्ता सुनते तो रेडियो को अपनी कल्पना में टीवी की तरह देखते थे। किसी नाटक को देखते सुनते तो चित्रों की भी कल्पना करते, संवादों की भी कल्पना करते। रेडियो श्रव्य माध्यम होने के बाद भी हमारे लिए दृश्य माध्यम जैसा बन जाता था। अब तो खैर रेडियो सिर्फ एफएम और तमाम मिर्ची रेडियो वगैरह जैसी कुछ शरारतों तक सिमट आया है, लेकिन तब रेडियो ज़िंदगी की ज़रूरत हुआ करती थी। मैं आज रेडियो दिवस पर सभी सामीन श्रोताओं को
शुभकामनाएं देता हूं और ये शुभकामना करता हूं, ये कामना करता हूं कि रेडियो को फिर उसका मेयार मिले। तमाम गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल आ गया है, एफएम रेडियो आ गए, टीवी आ गया है। दृश्य माध्यमों ने लगभग रेडियो को जो है बहुत कम कर दिया है, लेकिन रेडियो को भी चाहिए बीबीसी की तरह या तमाम अन्य वॉइस ऑफ अमेरिका की तरह अपने ऐसे इदारे कायम करे जिससे रेडियो की साख फिर से जनता में कायम हो सके। रेडियो दिवस की सभी को शुभकामनाएं। तो दीप पाठक जी के नज़रिए से आपने देखा कि कैसे एक आम आदमी की ज़रूरत था रेडियो। उनके सामने कोई और विकल्प नहीं हुआ करते थे, सबसे सस्ता था, सबसे सुलभ था, और भारत की आबादी उस समय बहुत ज़्यादा निरक्षर थी, तो वो रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जिसमें निरक्षरता आड़े नहीं आती थी। तो दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस के बहाने हम ये बातचीत कर रहे हैं, आप सबसे रूबरू हैं। और मैं आपको बता दूं कि सामुदायिक रेडियो का जो मूवमेंट है भारत में, वो इतना बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है कि हमारी जो रेडियो मेवात की जो हेड हैं अर्चना कपूर, उन लोगों ने पिछले साल से रेडियो फेस्ट मनाना शुरू किया है। तो दिल्ली में आज के दिन बहुत सारे रेडियो के प्रसारणकर्ता, आरजे, श्रोता इकट्ठे हुए हैं और बहुत सुंदर एक जलसा वहाँ पर हो रहा है। हम सबको भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन हम नहीं जा पाए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि भविष्य की योजनाएं वहाँ पर आज के दिन में बनेंगी और देखते हैं कि क्या आगे के लिए प्लानिंग्स तय होती हैं। तो बातचीत के इसी क्रम में अब हम सुनते हैं जयश्री जी को, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर हैं प्रसार भारती में, आकाशवाणी में। और हम आपको बताएं कि हल्द्वानी में आकाशवाणी का रिले सेंटर अभी 19 जनवरी को लॉन्च हुआ है, उद्घाटन हुआ है उसका। अभी फिलहाल देहरादून की जो पूरी रेडियो सभा है उसका प्रसारण यहाँ के केंद्र से किया जा रहा है। तो आज विश्व रेडियो दिवस के बहाने हमने वहाँ पर विजिट किया, देखा कि किस तरह से इतना बड़ा टावर, कितनी क्षमता का ट्रांसमीटर वहाँ पे लगा है, कितने लोग वहाँ पे कार्यरत हैं। तो इसी यात्रा के बहाने हमने वहाँ के लोगों से भी बात की। तो सुनते हैं जयश्री जी अपने पिछले 31 साल के आकाशवाणी के अनुभवों को कैसे सजो रही हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन का जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया तो वो स्वर्णिम युग था, क्योंकि उस टाइम प्राइवेट चैनल नहीं होते थे, तो बड़ा ग्लैमरस था सब कुछ। हमें बड़ा प्राउड फील होता था कि हम जो है दूरदर्शन में या आकाशवाणी में काम करते हैं। तो लोगों को भी लगता था कि हाँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइवेट चैनल आने लगे तो दूरदर्शन का थोड़ा क्रेज़ लोगों को कम हो गया। पुराने लोग तो अभी भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, आकाशवाणी की अपनी पहचान थी, है और रहेगी। क्योंकि आकाशवाणी में कुछ प्लस पॉइंट ये हैं कि आप इसके लिए अलग से आपको काम छोड़ करके नहीं बैठना पड़ता है। आप कहीं भी काम कर रहे हो, किसी संस्थान में कर रहे हो, या अपना घर की जो हाउस वाइफ होती हैं वो अपना काम कर रही हों घर में, तो वो अपना रेडियो लगा करके सुन सकती हैं। उनका एंटरटेनमेंट भी होता रहता है, उनको दुनिया की न्यूज़ चैनल के थ्रू खबरें भी मिलती रहती हैं, और इस तरह से वो अपना काम भी करती रहती हैं और ये सुनती भी रहती हैं। तो आकाशवाणी की अपनी पहचान है। तो दोस्तों, आपने देखा सुना कि जो उस समय के शुरुआती जो लोग हैं वो आज थोड़ा सा दुखी तो हैं कि आकाशवाणी का अब वो जलवा नहीं रहा है ना, और थोड़ी कमतरी तो आई है। इसके अलावा जो सेंट्रलाइज अब किया जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो को कि दिल्ली से ही सारी जगहों के प्रसारण होंगे, तो वो जो एक स्थानीयता ख़त्म होती दिखाई दे रही है, वो जो लोकल का जो टेस्ट होता है, वो जो अपनी स्थानीयता की मिट्टी की जो महक होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म न हो जाए, इसके खतरे मंडरा रहे हैं। तो इस संकट से उबरने का दौर भी ये है कि हम कैसे चीज़ों को और ज़्यादा विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज करने के बजाय चीज़ों को सेंट्रलाइज कर रहे हैं। तकनीकी ने इतनी क्षमता पैदा कर दी है कि हम एक जगह से बहुत सारे रेडियो संचालित कर सकते हैं। तो अब अगली बातचीत के क्रम में हम सुनते हैं विनय को। विनय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में टेक्निकल कंसल्टेंट हैं और युवा हैं। तो वो किस तरह से पॉडकास्टिंग को देख रहे हैं या रेडियो से वो क्या अपेक्षा करते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
मेरे को जब से मैंने गाड़ी चलाना सीखी है, जब भी ऐसे टाइम मिलता है, जब मैं अकेला हूँ, है ना, तो अच्छा लगता है पॉडकास्ट। थोड़ा सा अच्छा नॉलेज मिलती है। बेसिकली नॉलेज पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉडकास्ट, है ना। हमारे नए नए व्यूज़ हमको मिलते हैं राइटर्स के या फिर देश दुनिया के। कार में रेडियो सुनता हूँ, बट नॉर्मली जैसे कि रिकॉर्डेड होते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट जो डाउनलोड कर लो तो फिर आप सुनते हो ना, तो अच्छा लगता है। मुझे तो काफ़ी पसंद है पॉडकास्ट सुनना। मैं अभी रिसेंटली मैंने देवदत्त पटनायक शो जो मिर्ची में आता है, वो भी पॉडकास्ट शो बहुत पॉपुलर शो है, डेली आता था, वो सुनता हूँ। बाकी कभी कभी कॉमेडी वाले जो शोज होते हैं जैसे आरजे नवेद के, है ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। पॉडकास्ट में ये होता है कि आपको थोड़ा दिमाग में आपको थोड़ा सा प्रेशर लगता है कि यार आप कुछ नई चीज बताई, अच्छी खुराक मिल जाती है। अच्छी, हाँ सही बात है, फ्यूल है वो, फ्यूल है वो हमारे दिमाग का। थोड़ा सा ह्यूमर तो जरूरी है ना। और थोड़ा सा आजकल के नएपन में तो लाना जरूरी है ना। अगर आज के ज़माने में कौन पुराने दूरदर्शन वाले तो कोई सीरियल नहीं देखता है ना, सब लोगों को बहुत बोरिंग लगता है। ऐसा मिक्स करो, मतलब इस तरीके का बने कि जिससे कि आपको थोड़ा फन लगे, थोड़ा नॉलेज भी मिले, थोड़ा एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ब्रेन एक्टिविटी के लिए ये बेस्ट मीडियम है पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आपने अभी विनय की बातें सुनी, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि युवा पीढ़ी निखालिस एंटरटेनमेंट नहीं चाहती है, उसको नॉलेज भी चाहिए। उसको अगर सस्टेन करना है आज की टेक्नोलॉजी और साइंस से भरपूर पीढ़ी के सामने, तो उसको थोड़ा सा नॉलेज की भी ज़रूरत है, उसको दिमागी खुराक की भी ज़रूरत है। तो वो इसलिए अच्छे पॉडकास्ट को देखना सुनना प्रीफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, बातचीत के अगले क्रम में हम सुनते हैं डॉक्टर सतीश चंद्रा जी को, जो कि RBTTI बरेली कॉलेज में प्रोफेसर हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उनके दौर की यादें किस तरह की हैं, आइए सुनते हैं। अगर हम बात करें अपने शुरुआती जीवन के जो दिन थे, तो उसमें हमारे पास मनोरंजन का जो साधन था, हमें जहाँ तक याद है, हमारे पास जो गांव की मंडली, नौटंकी, इनके अलावा एक जो माध्यम था वो रेडियो ही श्रेष्ठ और सशक्त माध्यम था उस समय हमारे पास। और होता ये था कि गांव में हमारे बहुत कम लोगों के घरों में रेडियो था, तो एक ये अपेक्षा या उम्मीद या ये चार्म रहता कि नहीं हमारे घर में भी रेडियो आए और हम अपने रेडियो से कुछ प्रोग्राम, गाने या कुछ इस तरीके की चीजें हम सुने, समाचार सुने। रेडियो जिसके घर में आता था, हमारे घर में भी जैसे आया था रेडियो, फिलिप्स का रेडियो आया था। बहुत कहने के बाद तो पिताजी लाए थे, तो उसके बाद उसको रखने और संवारने का जो एक चार्म होता, लगाव होता बच्चों में बड़ा, कि अपने कंधे पे उसको स्ट्रिप को लगा के घूमना, और उसमें कवर भी लगाया जाता था। कवर लगा करके फिर छत पे कहीं जो पैराफिट होती है, चार दीवारी होती है, उस पे रख के सुनते थे शाम के समय। और ये जो है कुछ इस तरीके की कॉम्पिटिटिव वो थी, प्रतियोगी वो, कि मेरे रेडियो में ये गाना आ रहा है तो ये मुझे गाना ना इतना तेज साउंड में बजाना है कि सब लोगों को जो है दूर तक सुनाई दे। तो खेतों पे ले जाना उसको, उसके साथ मतलब इस तरीके का जुड़ाव था, इस तरीके का लगाव था, जैसे एक बहुत ही अजीज दोस्त हो, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो, कि उसके बिना जैसे जो है हमारा जीवन जो है अधूरा सा होता था। और कुछ खास प्रोग्राम थे, विविध भारती को सुनना, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस को सुनना, और पिताजी हमारे कहते थे कि BBC लंदन के समाचार जो है वो बड़े उसमें विश्वसनीयता जताते थे, तो उसके प्रोग्राम को सुनना, उनके समाचारों को सुनना। 7 बजे को सुबह कुछ प्रोग्राम आते थे, विविध भारती शाम को, रात में कुछ प्रोग्राम आता था, बिना का गीत माला, मुझे जहाँ तक याद है। तो ये बड़ी ऐसी चीजें थी कि ये बहुत बड़ा मनोरंजन का माध्यम हमें लगता। तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इसके अलावा भी कोई बहुत बड़े ऐसे रचनात्मक माध्यम बाद में आएंगे, उसी को हम बहुत बड़ी उपलब्धि मान के चलते थे। आज भी अगर हम देखें तो रेडियो जो है अभी भी बहुत सशक्त माध्यम है। थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है युवाओं को। उसके जो कार्यक्रम है उसमें एक तो विविधता लाई जाए, दूसरा युवा जो है उनको जुड़े, अपनी प्रतिक्रिया दें, अपना फीडबैक दें, ताकि उनकी पसंद, उनकी आवश्यकता, उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए वो कार्यक्रम जो है रेडियो के क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं वो बना सकें, तो रेडियो को फिर से हम जीवंत कर सकते हैं। और अब तो रेडियो बड़े सरल माध्यम में हमारे सबके हर हाथ में मौजूद है, हर मोबाइल में, और छोटी छोटी डिवाइस की FM रेडियो हमारे पास मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती। उस समय तो रेडियो की कॉस्ट जो होती थी वही हमको बहुत लगती थी। तो मुझे लगता है शैक्षिक उपयोग भी रेडियो की अभी भी कम नहीं है।
बहुत हैं अगर हम इनका सही ढंग से उपयोग करें। तो दोस्तों, आपने सुना सतीश चंद्रा जी को, है ना। नुक्कड़ हुआ करते थे, रामलीलाएं हुआ करती थी, बहुत तरह के मनोरंजन के साधन थे और प्योर एकदम भारतीय परिवेश को छूते हुए ये माध्यम थे। कोई आयातित संस्कृति की आहटें इसमें नहीं थी। तो उस दौर से हम बहुत दूर निकल आए हैं। हम मंगल, चांद पर जाने की तैयारियों में हैं। हम प्रौद्योगिकी के चरम विकास को देख रहे हैं। तो बहुत सारी शंकाएं हमें आशंकित करती हैं कि क्या हम सही दिशा की तरफ चल रहे हैं या कुछ लगातार हमसे छूटता जा रहा है। जैसा कि युवाल नोआ हरारी अपनी पुस्तक सैपियंस में बताते हैं, लिखते हैं, बार बार आगाह करते हैं कि जो आदि मानव था, जो कृषि समुदाय थे उस समय के, वहाँ लौट कर जाना, लौट कर पहुँचना हमारा संभव नहीं है। हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम उस सुकून की जिंदगी के लिए एक तरह से तरस रहे हैं। बहुत सारी चिंताओं का बोझ लेकर हम अपने साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो रेडियो का काम यह भी है कि हम इन तमाम चिंताओं से, आशंकाओं से आप सबको आगाह करें। तो बातें बहुत सी हैं, बहुत कम है और कुछ ठीक से तैयारी विश्व रेडियो दिवस की नहीं की थी। तो बहुत जल्दबाजी में जो कुछ लोगों से बातचीत हो पाई, उन सब के हम आभारी हैं कि उन्होंने अपनी बातें हम सबसे साझा की। बहुत सी बातें हैं रेडियो पर कहने के लिए और रेडियो के इतिहास पर भी हम बहुत तफसील से, बहुत अच्छी फैक्ट फाइंडिंग के साथ में आपके सामने कोई रिपोर्ट लेकर आएंगे। तो आज की ये अनौपचारिक गपशप में इतना ही। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र, रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।